साथियों, आप देख रहे हैं भोजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आप लोगों के समक्ष कुछ कहने से पहले भोजन पैगाम यूट्यूब चैनल देखने वाले देश के लाखों लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इसे देख करके कुछ समझने की कोशिश करते हैं और समाज के बच्चों को भी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ इसके वो हौसला अफजाई भी करते हैं, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ साथ इसके भोजन पैगाम के माध्यम से जो प्रतिदिन विभिन्न सब्जेक्ट्स पर पोस्टिंग्स जा रही हैं, उनको भी गौर से पढ़ते हैं और पूरे समाज में फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। इससे समाज में एक नई जागृति आती है। देश भर से जो समाचार मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद, अच्छे और समाज को आगे प्रमोट करने वाले कमेंट्स होते हैं। साथियों, यदि भोजन पैगाम को कंटिन्यू रखना है समाज हित में, देश हित में, तो आपसे जितने भी भोजन पैगाम के दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने सभी ग्रुपों में भेजने की कोशिश करें, जिससे कि इसका लाभ देश के दूर दराज के रहने वाले लोगों को भी मिल सके। साथियों, यदि कोई सोच रहा हो कि भोजन पैगाम यूट्यूब चैनल उसी तरह से काम कर रहा है जैसे अन्य लोगों के चैनल काम कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा जो फ़र्क आ रहा है मैं बताने की कोशिश करूँगा। भोजन पैगाम के माध्यम से हम समाज के लोगों को, मुख्य रूप से युवाओं को, छात्रों को एजुकेशनली, सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकली भी उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से वो अपना भविष्य बना सकें। साथियों, आप देख रहे हैं कि सदियों से इस देश में दो परमानेंट, मूलभूत बुराइयां चली आ रही हैं। एक पक्ष जो कुछ लोगों का है, जिसमें मुश्किल से 10-15% लोग हैं, वो अमानवीय विचारधारा को देश में फैलाकर एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जो किसी भी दशा में न तो मानवीय है, न देश हित में है, न समाज हित में है, बल्कि समाज में ऊंचा नीचा, भेदभाव, छुआछात, इस तरह का फर्क स्थापित करते हुए अपने को सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहते हैं। मनुवादी व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण हैं, जिसमें जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो हमेशा टॉप पर रहना चाहते हैं। बाकी जो 85% लोग हैं, उनको विभिन्न तरीके से आपस में बांटकर या तो लड़ाने का काम किया जाता है अथवा उनको अंधविश्वास में फंसाकर, पाखंडवाद में फंसाकर उनका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जाता रहा है। इस शोषण से बचाने के लिए आप यदि गौर से ध्यान दें, इतिहास पर नज़र डालें, तो हजारों साल से हमारे महापुरुषों ने अपने को कुर्बान कर दिया, लेकिन आज भी वो प्रथा चली आ रही है। तो इस तरह से एक तरफ तो बुराई का शासन है, दूसरी तरफ जो अच्छाई वाले लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, लेकिन उनके हाथ में सत्ता नहीं है, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, जिसकी वजह से जो बुराई विचारधारा वाले लोग हैं
वो अच्छाई विचारधारा वाले लोगों पर सदियों से शासन करते चले आ रहे हैं। किस तरह से इस चंगुल से, जिसे बहुजन समाज कहते हैं, उसको छुड़ाया जाए, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी, काम किए। आज की जो लीडरशिप है बहुजन समाज की, वो भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी क्या कारण है जिसकी वजह से ये अभी तक नहीं हो पाया। साथियों, मेरे विचार से जो बुद्धिजीवी समाज है वास्तव में, उसको सामने आकर के सांस्कृतिक तरीकों से, शैक्षिक तरीकों से और एजुकेशनल तरीके से समाज में उस विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसके तहत ये समाज एकत्र हो सकता है और अपने बताए हुए महापुरुषों के मार्ग पर चल सकता है। तभी ये एकजुट हो पाएगा और आगे जो एक सदियों से बुराई चली आ रही है उसको परास्त कर पाएगा। इसके लिए जो हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष से संबंधित लिटरेचर है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको घर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए और इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया की आवश्यकता है। हम बहुसंख्यक हैं, ये सही बात है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो घर घर तक हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। ऐसी स्थिति में ये सब सोचते हुए ये तय किया गया कि हम लोग कितना भी परिश्रम करना पड़े एक मीडिया बनाएंगे। बहुजन पैगाम उसी दिशा में काम कर रहा है। हमने कई बार जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सक्षम लोग हैं और जो वास्तव में समाज के हितैषी हैं, उनको एक इंडिकेशन भी दिया हुआ है कि ये विशाल कार्य है और इसके लिए सबको एकजुट होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ लोगों के बहुत ही अच्छे सुझाव आए, उत्साहवर्धन भी किया उन्होंने। उसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। साथियों, मैं चाहता हूँ इस देश का युवा है, जो बहुजन समाज का युवा है, वो किसी तरीके से दिशाभंग नहीं होना चाहिए। आज वो बेरोजगार है, उसके पास कोई साधन नहीं है, जीविकोपार्जन के साधन नहीं है, किधर जाए? यूनिवर्सिटी में उसके लिए रास्ते बंद हैं, किसी विभाग में जाने के लिए निजीकरण हो रहा है, वहाँ पर वो जा नहीं सकता। तो आज की सरकार ने सब कुछ बेच दिया। अब इस समाज का जो युवा वर्ग है वो जाए तो किधर जाए? उसको ध्यान में रखते हुए ये हम सब की एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब लोगों ने तो उस महामानव की बदौलत जो आरक्षण मिला उसका लाभ उठाया, लेकिन खा पी करके सब बराबर कर दिया। आगे आने वाली जनरेशन है, वो कल सवाल ये पूछेगी कि बाबा साहब ने जो किया उसका लाभ तो आपने उठाया, लेकिन आपने हम लोगों के लिए क्या किया? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए वो लोग जो आज आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, सरकारी अथवा किसी भी प्राइवेट कंसर्न में आरक्षण के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, वो अपने तक अपनी विचारधारा को, अपनी अरंग को सीमित न रखें। कल हमने एक पोस्टिंग डाली थी, बाबा साहब का एक भाषण था आगरा का, 18 मार्च 1956 का। शायद लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी कमेंट भी आए, इसका मतलब पढ़ा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो एक तरफ तो जहां हमारे समाज के लोग कहते हैं हम तो अम्बेडकरवादी हैं, बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, लेकिन जो अम्बेडकर ने कहा, जो मार्ग बताया, रास्ता बताया, उस पर चलने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों से मैं पुनः गुजारिश करना चाहूँगा कि उसको पढ़ें, समझें और उस पर चलने की कोशिश करें,
शायद समस्या सॉल्व हो जाएगी। बहुत कम चिंतक ऐसे हैं समाज में जो इस गंभीर समस्या के बारे में कुछ सोचते हैं और उसका समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं भी आज एक अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, साथ आते हैं, बहुत अच्छा विचार देते हैं, उनके व्यूज आते हैं, लेकिन इतना बड़ा समाज जहाँ हम कहते हैं हम 85% हैं, उनको सामने आना चाहिए, कुछ तो सामने आना चाहिए जिसकी वजह से इस कॉमन कॉज की लड़ाई को आगे लड़ा जा सके। जिस दिन इस देश में जो सदियों से चली आ रही मनुवादी व्यवस्था को हम ध्वस्त कर देंगे, उस दिन हम इस देश के वास्तविक शासक बन जाएंगे और हमारे देश पर हमारा शासन होगा। लेकिन ये सब करने के लिए जो सदियों से हर व्यक्ति के दिमाग में कूच कूच के भर दिया गया है, मनुवाद, देवीवाद, पाखंडवाद, देवतावाद, भगवानवाद, तमाम दुनिया का, और रात दिन टीवी पर, अखबार में वही दिखाया जा रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए आपका एक सशक्त मीडिया होना जरूरी है देश के अंदर, तभी आप इस व्यवस्था को कुचल पाएंगे। केवल भाषण देने से, बातें करने से कुछ नहीं होगा। जागरूकता आई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सांस्कृतिक हमारे जो महापुरुष हैं, हजारों लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन पर धारावाहिक बनने चाहिए, उन पर फिल्में बनने चाहिए, उन पर तरह तरह के वो प्रोग्राम, बच्चों के लिए प्रोग्राम, अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनने चाहिए, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनने चाहिए, बन भी रहे हैं। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे प्रोग्राम बहुजन पैगाम पर उपलब्ध हैं। लेकिन कोरोना की वजह से अभी हम किसी प्रोग्राम को दिखाने में असमर्थ हैं, और कहीं बाहर से, जहाँ से हर स्टेट से ऑफ़र आ रहे हैं, इनविटेशन आ रहे हैं, बुलाया जा रहा है कि सर आइए और ये प्रोग्राम दिखाइए। लेकिन हालात ने ऐसा एक बंधन लगा दिया है जिसकी वजह से ना हम कहीं जा सकते हैं, ना किसी को बुला सकते हैं। लेकिन तब तक तैयारी करने की ज़रूरत है। अच्छा चांस है, कोर्ट भी बंद है और सारी संस्थाएं बंद हैं। यदि कुछ खुला है तो बीजेपी के कार्यालय खुले हैं, आरएसएस के कार्यक्रम चल रहे हैं, कुंभ मेला चल रहा है, मंदिरों के कपाट खुलते जा रहे हैं, वहाँ कोरोना का कोई असर नहीं है। देश के लोग मरते हैं, मर जाएं। आज किसी गंगा नदी में हजारों लाशें निकल रही हैं, यमुना में निकल रही हैं, हर नदी में। कोई मीडिया उनको उस तरीके से दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो लाशें किस क्लास के लोगों की हो सकती हैं? गरीब आदमी की, शोषित आदमी की, पीड़ित आदमी की। वो बहुजन समाज के ही लोग हैं। मीडिया का प्रचार हो रहा है कि आगे कोरोना का तीसरा अटैक होने वाला है, जिसके तहत वो अटैक बच्चों पर होगा। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, प्रश्न ये है कि उससे बचने के लिए सरकार क्या कर रही है, बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। ऐसी दशा में बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने को भी व्यवस्था नहीं है, और रोजगार तो खत्म ही हो गए हैं। क्या करेंगे आगे चल करके? यदि कुछ नहीं किया गया और जो हम कहते हैं उन बातों पर अमल नहीं किया गया, और हमारे साथ साथ बहुत से इस विचारधारा के लोग कहते हैं उन पर अमल नहीं किया गया, तो ये समाज पुनः वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां 100 साल पहले खड़ा हुआ था। गुलामी की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं देश के समस्त बहुजन समाज के लोगों से बार बार ये निवेदन करना चाहूँगा और एक संदेश भी देना चाहूँगा कि वक्त है, अब भी एक हो जाओ और कॉमन कॉज की लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आइएगा। सवाल उठता है, लोग पूछते हैं, लखनऊ से कई फ़ोन आए, गुजरात से आए, देश के विभिन्न भागों के से आए। बुद्धिजीवियों ने पूछा कि हम सर एक कैसे हो जाएं? सरकार बनेगी, वोट किसको दें? सरकार उसकी बनती है जिसको वोट बहुमत पड़ते हैं। यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों ने कितनी पार्टियाँ बना रखी हैं, उनका वोट डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में मेरा उनसे भी यही एक संदेश था
संकेत था कि जो हमारे राजनेता हैं, समाज से बड़े नहीं हैं, उनको बुलाइए, बैठा लिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि भाई ये गलत कर रहे हो। आप हर स्टेट में और सेंटर में तभी सरकार बना सकते हो जब आपस में कोऑर्डिनेशन करोगे, वरना नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति में ये काम करना ज़रूरी है और ये हम लोगों को पहल करनी चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि राजनेता तो राजनेता है, उसके दिमाग में तो एक ही बात रहती है कि भाई सर्वोच्च है, वो जो सोचता है वही सोच ठीक है, बाकी जनता तो जनता है, मरती है मरती रहती है, जनता का क्या, कुछ भी कहते रहिएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जनता को उस तरह की जनता बनना है कि जो राजनेता हैं वो भी उसकी बातों पर अमल करें और उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। जहाँ तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन का सवाल है, मेरे विचार से उसका कोई अभी यूज नहीं रहा है, और वो लोग जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तहत जाते हैं हमारे समाज की कोई बात नहीं करते। वो उस पार्टी के गुलाम बन के काम करते हैं जिसने उनको जिताया, टिकट दिया है, तो वहाँ पर नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यदि पॉलिटिकल रिजर्वेशन का सफाया होता है तो मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को, और उसके तहत पता लग जाएगा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लाभ था अथवा बगैर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लाभ होगा, तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन समाप्त हो गया तो बहुजनों का राइट समाप्त हो गया। नो, वहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मस्ट है, और उसके लिए पूरे देश के बहुजन समाज को एजुटेशन करना पड़ेगा कि हम वी डोंट वांट पॉलिटिकल रिजर्वेशन बट वी वांट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट। तभी बात बन पाएगी। जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन का सवाल आएगा तो मैं समझता हूँ कि आप वहाँ पर बहुसंख्यक होंगे, और जो उस बुरी विचारधारा के लोग हैं, अमानवीय विचारधारा के लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम पड़ जाएगी। उस समय जो कानून बनाएंगे आपका अधिकार होगा, आपके हाथ में होगा। इसलिए जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है मैं उसकी बात नहीं करता। वो 10 साल के लिए 50 साल के लिए नहीं, वो तो जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा तब तक रहेगा। सरकार चाहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे जातिवाद खत्म कर दे, उनको सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स है, यूरिडिक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करते क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहली बात तो हिंदू क्लियर करें, हिंदू कौन है और कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नहीं हो सकता किसी हालत में। ये देश संविधान से चलता है, किसी अन्य विचारधारा से नहीं चलता, और संविधान से ही चलेगा। ये बात उन लोगों की समझ में ठीक से आ जानी चाहिए। जो हमारे विद्वान वकील साहिबान हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं पूरे देश के, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ एक वकील होने के नाते कि जो समाज की स्थिति है उस पर थोड़ा गौर फरमाएं और इस दिशा में कम फॉरवर्ड सामने आएं और लोगों को जागृत करने का काम करें। हालांकि मैं इससे भी वाकिफ़ हूँ कि वकीलों की स्थिति पिछले 14 महीने से कोरोना के पीरियड में क्या है, और मुख्य रूप से बहुजन समाज के वकीलों की, उनका कोई सपोर्ट नहीं है किसी तरह का, कहीं से भी, किस हाल में वो अपना काम चला रहे हैं ये बात। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एडवोकेट तो हैं, वो जो समाज को एक मजबूत दिशा की तरफ इंडिकेशन दे सकते हैं, शायद दूसरे वर्ग के लोग उतना नहीं कर सकते। इसलिए वकील भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो आएँ और सब एकजुट होकर के लोगों को एक सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए कानूनी तौर पर न्याय दिलाएं। अभी हमने देखा कई केस हैं, उनके बारे में एट्रोसिटी एक्ट बना 1989 में, इम्प्लीमेंटेशन आज भी नहीं हो पा रही है। पुलिस वाले कहते हैं एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, ऐसे कई केस मेरे पास पड़े हुए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई, कहते हैं जज साहब ऑर्डर करेंगे तभी हम अरेस्ट करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉनसेंस ओनली।
इसका मतलब क्या हुआ कि आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया हुआ है, एक्ट में भी दिया हुआ है, उसके लिए अरेस्ट के लिए एफआईआर लॉन्च करने के लिए एक्ट के तहत किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, ना किसी कोर्ट के आर्डर की ज़रूरत है, लेकिन नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो SC/ST के लोगों को न्याय नहीं देना चाहता, ना उनकी रक्षा करना चाहता है किसी कंडीशन में। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। पहले तो संविधान पूरे देश में समान व्यवहार करता है, सबके लिए है। दूसरी बात, विभिन्न लॉ बने हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम अपने वकील भाइयों से कहना चाहेंगे कि शीघ्र ही, जैसे कोरोना पीरियड ख़त्म होता है और कोर्ट खुलते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की जाए रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल इन द कंट्री। यदि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, उस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, और ये फिर भी नहीं करता तो उसको पनिशमेंट की व्यवस्था होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि मेरी नोटिस में हैं। इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ उन केसेस के बारे में बताऊँ, इसलिए समस्याएं बहुत हैं, हल किसी का नहीं है, और आज की सरकार के पास तो कोई हल है ही नहीं। वो केवल खुराफात में बिजी रहती है। आज रेलवे बेच दो, कल ONGC बेच दो, परसों LIC बेच दो, दूसरे दिन ये बेच दो, वो बेच दो। बनाया तो उसे कुछ भी नहीं है, न रेल बनाई, न ONGC बनाई, न ट्रेन बनाई, न रोड बनाए, न कोई बिल्डिंग बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। बस बेच दो, बेच दो। इंटेंशन क्या है उसके पीछे कि जो SC/ST OBC के संवैधानिक रिजर्वेशन संबंधी नौकरियों के अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगे तो बैक में चले जाएंगे, सारा हमेशा उन्हीं के पास सत्ता रहेगी। तो इसलिए केवल इन वर्गों का अहित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, जो गवर्नमेंट की नज़र में, आपने देखा होगा अच्छी तरह से, आप डेली देखिए, एक RSS का प्रवक्ता है, उसका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। उसके मुंह से जहर निकलता है। उसकी किसी मीटिंग को देख लो, उसमें जो बहुजन महापुरुष हुए उनके बारे में क्या शब्द बोलता है। इसके साथ साथ मुसलमान तो ऐसे चुभते हैं कि वो देश के नागरिक ही नहीं है, और वो कहीं से भगोड़े बन करके यहाँ आ गए और उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, सब कुछ उन्होंने कर दिया। किसी तरीके से उनको यहाँ से भगाया जाए, उसका इंटेंशन ये रहता है। जो SC/ST OBC के लोग हैं, वो बाबा साहब की अपने हिसाब से एक नई परिभाषा बना करके पेश करता है अपने लोगों में, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोग एक नहीं, कितने लोग लगे हुए रात दिन बहुजन समाज के प्रति जहर उगलते हैं, और अपने समाज के लोगों के अंदर वो उस तरह की नफरत भरते हैं। कैसे देश की अखंडता, एकता कायम रह सकती है? ऐसे लोग आ गए हैं। अरे भाई, हम तो नहीं कहते हैं कि वो लोग विदेशी हैं, वो लोग ये हैं, वो लोग ये कर, हम तो सुधार की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पिछले ऑर्डर्स हैं 1995 के, पहले तो हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू जाति भी नहीं है, फिर आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? फिर उसके आधार पर आप दूसरों को ऊंच नीच हीन क्यों समझते हैं? अपनी बात को, अपने देवी देवताओं को, अपने भगवानों को, अपने पाखंडवाद को पूरे देश के बहुजन समाज के ऊपर क्यों थोपना चाहते हो? अपने तक सीमित रखो। आप उनकी पूजा करो, सर पे बैठा लो, कुछ भी करो, हमको कोई ऐतराज नहीं, ना ऐतराज हमारा समाज करता है। आप कुछ भी कीजिएगा, लेकिन अपनी परंपरा को हम लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम ना तो उसमें इत्तेफाक रखते हैं, ना विश्वास रखते हैं। वो एक शोषण की प्रक्रिया है। तो
इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, मार्टिन लूथर किंग हो, सुकरात हो, क्या कहा था सोक्रेटिस ने? यही कहा था, गॉड इज द नेम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन इज द नेम ऑफ गॉड। यानी भगवान का नाम शोषण है, शोषण का नाम भगवान है। ये हम नहीं कहते। इंटरनेशनल लेवल पर जो साइंटिस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, विचारक हैं, उन्होंने कहा है, ओशो ने यही कहा है, जो रजनीश, जैन मुनि रजनीश, उन्होंने भी इसी तरह की विचारधारा समाज में एकता लाने के लिए क्रिएट की है। हम तो सबका, जो जिन्होंने सच बात को कहा है, समता की, समानता की बात कही है, चाहे वो कोई ब्राह्मणी क्यों ना हो, क्षत्रिय क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, किसी कम्युनिटी का हो, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो विघटन की बात करते हैं, चाहे वो बहुजन समाज का ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी इस देश में उतना ही गुनाहगार है जितना गुनाहगार मनुवादी होते हैं। इसलिए मेरा जो कहना है वो केवल किसी वर्ग विशेष से नहीं है, जाति विशेष से नहीं है। उस सोच वाले लोगों से मेरा कहना है कि भाई ये देश, भारत एक भारत है, हम उसकी संतानें हैं। हमको एक समझते हुए एक परिवार की तरह इसमें रहने की जरूरत है। अरे भाई, कहाँ से ये बातें आ गई? ब्राह्मण सर्वोपरि होगा, वो ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से निकला हुआ है, वैसे पेट से निकला हुआ है, और शूद्र पैरों से निकला हुआ। किसी की समझ में आ रहा है ये पुरानी ढकोसला वाली बातें खत्म करो। और इस देश में यदि किसी को रहना है तो भारतवासी बन के रहना होगा, न कि कोई मजहबी बन के रहना होगा। इसलिए इन शब्दों के साथ शायद जो मेरी विचारधारा है लोगों की समझ में आ जानी चाहिए, आ भी गई होगी, और इसी विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के लोगों से मेरा आग्रह है कि भाई एक हो जाओ, एक हो करके भारत के विकास के लिए, इसको समृद्ध बनाने के लिए काम करो। एक परिवार की तरह रहो, न कि उसमें वो नीचा, वो ऊंचा, वो भगवान, वो देवी, वो देवता। अरे ठीक है भाई, आप अपने दिमाग में कुछ ही बनाए रखिए, उनकी पूजा करो, सब पे बैठा रहो, लेकिन अपनी विचारधारा को दूसरे पे थोपने की कोशिश मत करो। ये सही मानी में विचारधारा का जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हैं आज पूरा संसार बुद्ध के बताए हुए मार्ग की तरफ जा रहा है। बुद्ध का कोई ऐसा धर्म नहीं है कि पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो और तमाम दुनिया का पाखंड करो। बुद्ध ने तो वो एक मानव कल्याण का मार्ग बताया है। यदि कोई मनुष्य, कोई समाज, कोई देश उस पर चलेगा, उसका कल्याण होगा। उन्होंने समता की बात कही, समानता की बात कही, एकता की बात कही, अखंडता की बात कही, आपसी भाईचारा की बात कही, शिक्षा की बात कही। सब चीज़ें, जो जितनी चीज़ें कहीं, वो मानव मात्र के कल्याण की भलाई के लिए कहीं। उनके दर्शन में किसी तरह की कहीं पर लेस मात्र की बुराई नजर नहीं आती है। इसीलिए सारा विश्व आज बुद्ध की तरफ देख रहा है, शांति की तरफ देख रहा है। शांति का स्थापक कौन था? तथागत बुद्ध। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बुद्ध की धरती शांति की धरती है, शांति का पैगाम लेके आए हैं। जब इंडिया में आते हैं तो बुद्ध को वहीं छोड़ आते हैं, और यहाँ आकर के जो मनुवादी व्यवस्था है उसके तहत बोलते हैं, भाषण देते हैं, वही जैसा उनसे कहा जाता है वैसा ही करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये दो तरह की सोच रखना, दो तरह की बातें करना भारतीय संस्कृति में और भारत के इतिहास से अलग होनी चाहिए। वो बात जो कही जाए वो हमारे लिए भी लाभदायक हो, हमारे देश के लिए लाभदायक हो, पूरी दुनिया के लिए लाभदायक हो, वो बात कही नहीं चाहिए। तो इस विचारधारा को सोचते हुए मैं कहना चाहूँगा, मुख्य रूप से जो बहुजन समाज के लोग हैं और सवर्ण समाज के वो लोग जो वास्तव में समता में, एकता में, समानता में विश्वास रखते हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। मेरी उनसे किसी तरह की कोई गिला शिकवा नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं, साथ हैं, और इस समतावादी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें, भागीदारी लें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसलिए जो मार्ग
देश के विकास के लिए, समता के लिए, समानता की बात करता है, उसको फॉलो करना चाहिए। और वो मार्ग सबको सोचते हुए, समझते हुए केवल और केवल बुद्ध का मार्ग है, जिस पर यदि भारत चलता है आगे चल करके ये पहले की तरह विश्व गुरु होगा और सारे संसार में सर्वोपरि माना जाएगा। जो विदेशों में, पूरे संसार में भारत की गौरव गरिमा है, वो केवल और केवल बुद्ध की वजह से है और बुद्ध के अनुयायियों की वजह से है और किसी वजह से नहीं है। इसलिए यदि भारत को सशक्त बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, भारत दुनिया का सिरमौर बनाना है, तो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना ही होगा। तभी ये भारत सशक्त भारत बन सकेगा और हम सारे देश के नागरिक एक परिवार की तरह से इस देश में खुशहाली के साथ रह सकेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूँ। और जो मैं कहना चाहता हूँ शायद लोग समझ गए होंगे, और यदि मैं कोई ऐसी बात यदि हमने कह दी है कि किसी को चुभ रही है तो ज़रा उस पर सोचने का कष्ट करे। मैंने किसी को निराश करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही है, ना मेरे अंदर कोई इस तरह की भावना रहती है। मैं सबको समान समझता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि लोग हमको भी समान समझने की कोशिश करें, तभी हम इस देश के अंदर समरसता ला सकते हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर सकते हैं। और जब ऐसा करेंगे, मैं समझता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारियाँ हमारे देश में कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन यदि हम बटे रहेंगे विचारधाराओं में, अपने अपने मजहबों में, तब तो फिर ये ठीक नहीं होगा। इसलिए आज इतना ही, आगे फिर किसी अहम सब्जेक्ट पर बात करेंगे। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि भारत को ही नहीं पर सारे विश्व को उस मार्ग पर ले जाने की मैं बात करता हूँ। कोशिश करूँगा कि जिस मार्ग पर चलने से मानव का कल्याण होगा, और वो मार्ग है बुद्ध का, जो सारे संसार के लिए उन्होंने दिया हुआ है। जो उस पर चलेगा लाभ उठाएगा। और क्योंकि बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध का धम्म भारत से निकला है, तो हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है कि जो वो बेशकीमती चीज़ है जो दुनिया में नहीं है, हम उसको फॉलो करें, उस पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़रा इन बातों पर गौर करें और यदि आपकी समझ में आता है तो उनको मानते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय भीम, जय भारत।